हाय फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नेट ज़ीरो एमिशन की। नेट ज़ीरो एमिशन क्या होता है और इससे हम लोग क्लाइमेट चेंज को कैसे टैकल कर सकते हैं। दुनिया भर के लीडर्स के लिए, दुनिया भर के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन। दुनिया भर के हिस्सों में इससे काफ़ी एक्सट्रीम इवेंट्स देखे जा रहे हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर, फ्लैश फ्लड्स, टेम्परेचर राइज़ भी देखा जा रहा है। और टेम्परेचर राइज़ होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग से आइस कैप्स पिघल रहे हैं और जो कोस्टल सिटीज़ हैं, कोस्टल एरियाज़ हैं, वो डूबने की कगार पे हैं। तो दुनिया भर के लोगों के लिए क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है, और हमारे लिए भी एज एन इंडियन और एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आने वाली जनरेशन्स हम हैं, हमें सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो ये टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए सीधा बात करेंगे हम लोग, व्हाट डज़ नेट जीरो एमिशंस मीन। नेट जीरो का मतलब क्या है? तो नेट जीरो का मतलब सिंपल है कि जितना ग्रीन हाउस गैस हम लोग इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में ऐड कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, जितना भी ग्रीन हाउस गैस हम लोग इन्वायरमेंट में ऐड कर रहे हैं उतना ही हम लोगों को रिमूव करना है। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैस क्या होते हैं ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि नेट इसमें इंपॉर्टेंट है। नेट ज़ीरो में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? नेट। नेट का मतलब है जितना ऐड हो रहा है उतना ही हम लोगों को रिमूव करना है। आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो आपका एक वाटर टैंक है। वाटर टैंक पहले से पानी से भरा हुआ है, जिसकी हाइट है 10 मीटर। तो 10 मीटर हाइट पानी का पहले से है वाटर टैंक में। अब हम इसमें दो पाइप ऐड करते हैं, एक है इनपुट पाइप, एक है आउटपुट पाइप। ठीक है, अब इनपुट पाइप से हमने वाटर ऐड करना स्टार्ट कर दिया। तो अगर हम लोगों को वाटर लेवल इस टैंक में मेंटेन रखना है, अगर वाटर लेवल को 10 मीटर ही रखना है, तो जितना हम लोग पानी एक पाइप से इनपुट वाले से ऐड कर रहे हैं उतना ही हम लोगों को हटाना होगा, निकालना होगा, तभी तो 10 मीटर का बैलेंस मेंटेन रहेगा। तो यही हम लोग करना चाहते हैं नेट ज़ीरो एमिशंस में। जितना हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करते हैं इन्वायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में, उतना ही हम लोगों को रिमूव करना है। ठीक है, अब ये हम लोग कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं ग्रीन हाउस गैस होते क्या हैं। तो आप अपने स्क्रीन पे देखो, ग्रीन हाउस गैस ऐसे गैस होते हैं जो कि हीट को ट्रैप करते हैं और हमारे प्लैनेट को गर्म रखने में मदद करते हैं। तो द ग्रीन हाउस गैसेस आर दोज गैसेस विच ट्रैप हीट इन द एटमॉस्फेयर एंड वार्म द प्लैनेट। अगर ग्रीन हाउस गैस नहीं होता तो हम लोगों को प्लैनेट का टेम्परेचर फ्रीजिंग कोल्ड होता, -18 डिग्री, -19, -20 इतना टेम्परेचर होता। तो ग्रीन हाउस गैस ज़रूरी है जीवन के लिए, लेकिन हमारी वजह से, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट जो एटमॉस्फेयर में है वो बढ़ गया है। मिनिमम तो ज़रूरी है लाइफ को सस्टेन करने के लिए, उसी से प्लांट सर्वाइव करते हैं, ह्यूमन सर्वाइव करते हैं, लेकिन ये एक्सेस हो गया है। एक्सेस होने की वजह से हमारा जो प्लैनेट है कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया है। अगर हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस को चेक में नहीं किया, अगर उनमें कंट्रोल नहीं किया, तो हमारा जो प्लैनेट का टेम्परेचर है इस सेंचुरी के एंड तक, मतलब 2100 तक, ये हम लोगों के प्लैनेट का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अब ये बहुत डेंजरस सिचुएशन है। इतना राइज सही नहीं है। आपको तो लग रहा होगा कि 2 ही 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो उससे क्या नुकसान होगा? इससे ये नुकसान होगा कि बहुत सारे प्लांट स्पेसीज़, बहुत सारे एनिमल स्पेसीज़ और हम ह्यूमंस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और हम लोग को सर्वाइव करने में मुश्किल आएगी। दूसरा ये दिक्कत आएगी कि जो पोलर आइस कैप्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं आर्कटिक रीजन में, अंटार्कटिक रीजन में, वो पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे और इकोलॉजी हमारी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो ये डेंजर है। तो इसीलिए ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इनको अगर हम कंट्रोल करेंगे इन्वायरमेंट में, तो ये प्लैनेट का टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं। बढ़ेगा नहीं, जो नॉर्मल लेवल था, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले का था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये 1750 के आसपास, इससे जो पहले लेवल था उससे ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है हम लोग को। ज़्यादा बढ़ गया तो हम सबों को दिक्कत आएगी। तो अब ये गैस कौन कौन से हैं ग्रीन हाउस गैसेस? ये गैस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे इम्पॉर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CO2, मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन
और वाटर वेपर भी एक ग्रीन हाउस गैस है। वाटर वेपर जो है वो भी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसमें सबसे ज़्यादा हम लोग रिलीज़ कर रहे हैं CO2, और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से मीथेन भी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस गैस बहुत ज़्यादा हो गया है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, जो कि 1750 के आसपास का समय है, उससे करीब 50% ज़्यादा हो गया है। तो ये आप अपने स्क्रीन पे देखो, शायद ये 450 पार्ट्स पर मिलियन के आसपास हो गया है। तो ये बहुत डेंजरस लेवल है। तो इसको हम लोगों को बैलेंस में रखना है। यही है नेट ज़ीरो का मतलब, जितना हम लोग ऐड करें उतना रिमूव करें। अब इसका दूसरा पार्ट ये है कि इसको हम लोग रिमूव कैसे करेंगे। रिमूव करने के बहुत सारे टेक्निक हैं। पेड़ लगा के हम लोग रिमूव कर सकते हैं, पेड़ बचा के रिमूव कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को कंट्रोल करके, एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देके, क्योंकि प्लांट जो हैं वो CO2 को एब्जॉर्व करते हैं। इसलिए जितना ज़्यादा हम लोग एफॉरेस्टेशन करेंगे उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव होगा। तो इससे कर सकते हैं। और दूसरा, हम लोग एमिशन को कम करके कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ को हम ये बोल सकते हैं कि आप ऑल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज पे जाओ। जैसे CO2, मीथेन, ये सब रिलीज़ कैसे होता है? ये सब रिलीज़ होता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की वजह से, फॉसिल फ्यूल को बर्न करने की वजह से। जब हम लोग कोयला जलाते हैं तो ये ग्रीन हाउस गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज़ होता है। तो कोल को ना जला के, पेट्रोलियम का यूज़ कम करके, तो ये सब करके हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस को एक तरफ कम कर सकते हैं और दूसरी तरफ पेड़ लगा के और भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये है नेट ज़ीरो का पूरा कॉन्सेप्ट, और एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं इससे। ठीक है, तो अब देखते हैं कि नेट ज़ीरो एमिशन इंपॉर्टेंट क्यों है। नेट ज़ीरो एमिशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग टैकल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो अर्थ है, हमारी पृथ्वी है, हमारी जो धरती माता है, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। और अगर हमने इसी पेस से, इसी रफ्तार से ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट किया इन्वायरमेंट में, तो इस सेंचुरी के एंड तक हम लोगों के प्लैनेट का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। ठीक है, और 2050 तक हम लोगों का टारगेट है कि 1.5 डिग्री से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ये सब हम लोग सेल्सियस की बात कर रहे हैं। 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है। ये काम कौन करता है, ये रिसर्च कौन करता है कि कितना बढ़ने नहीं देना है? ये करता है IPCC है। IPCC रिपोर्ट बनाता है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इन्होंने 2018 में अपनी रिपोर्ट में ये कहा है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हम लोगों को प्लैनेट को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ने नहीं देना है, प्लैनेट का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है, क्योंकि बढ़ेगा तो ज़रूर, क्योंकि हमने इतना डैमेज पहले से कर दिया है। अगर उसको कंट्रोल में रखना है, 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना है, तो हम लोगों को 2050 तक नेट ज़ीरो अचीव करना पड़ेगा। नेट ज़ीरो का मतलब कि जितना हम लोग गैस ऐड करें, ग्रीन हाउस गैस, उतना हम लोग इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से रिमूव करें। तो ये 2018 के IPCC रिपोर्ट में कहा था। लेकिन उसके बाद बहुत सारी दुनिया में समस्या आ गई, इसीलिए लीडर्स मिल नहीं पाए, इसीलिए इस पर कोई कॉन्क्रीट रिजोल्यूशन आ नहीं पाया। क्योंकि ये एक देश का काम नहीं है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे देशों को एक साथ इम्पैक्ट करता है। तो इसी बीच आपको याद है कि COP26 हुआ, UN COP26। COP26 का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26। ये ग्लासगो में हुआ, स्कॉटलैंड में, ये ग्लासगो में हुआ, और यहाँ पे वर्ल्ड लीडर साथ आए। और इसको 2015 का आपको याद होगा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये मेक और ब्रेक डील, ये COP26 को बोला जा रहा है, क्योंकि ये बहुत क्रूशल है। मेक और ब्रेक समिट है पूरी दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के सर्वाइवल के लिए। तो यहाँ पे लीडर साथ आए, दुनिया के बड़े बड़े देशों के लीडर आए, UK के आए, US के आए, इंडिया से हमारे PM गए। उन्होंने बड़े बड़े कमिटमेंट किए हैं इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ में, और इसमें उनका कमिटमेंट है कि हम लोग नेट ज़ीरो को अचीव करेंगे। और इंडिया का कमिटमेंट क्या है कि हम लोग नेट ज़ीरो को कब तक अचीव करेंगे? याद रखिएगा, 2070 तक, 2070 तक हम लोग नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करेंगे। बहुत सारे देशों ने 2050 तक रखा है, चाइना ने 2060 तक रखा है, और बहुत सारे देशों ने 2050 तक रखा है, और इंडिया का क्या है? 2070 तक। तो इस तक हम लोग नेट ज़ीरो टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है, अब आइए हम इसको अचीव कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपने एमिशन को कट करके,
एमिशन को कैसे कट करेंगे? अभी जो हम लोग कोल बेस्ड पावर प्लांट को यूज़ करते हैं उसमें हम लोग नॉन रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, और भी जो गैर पारंपरिक स्रोत हैं उनसे अगर हम लोग ऊर्जा बनाएं तो हम लोग एमिशन को कट कर सकते हैं। इंडिया अभी भी अपना बहुत ज़्यादा जो पावर है वो कोल से जनरेट करता है, तो हम लोग इसको कट करेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे आपने देखा होगा हम लोग सोलर पे शिफ्ट हो रहे हैं। हम लोगों के देश का ही इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो हम लोग सोलर पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं। और इंडिया का अभी कैपेसिटी कितना है जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का है? वो 157 गीगावाट है। और 2022 तक हम लोग का टारगेट क्या है? 2022 तक इंडिया का टारगेट है कि 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी है उसको अचीव करना है। तो हम लोग एमिशन को कट कर सकते हैं। अगर हम लोग कम एमिट करेंगे इन्वायरमेंट में तो हम लोगों को कम रिमूव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप कटिंग डाउन एमिशन होगा। दूसरा है एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन को बैन कर सकते हैं। तो एफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ लगाएं, जितना ज़्यादा हम लोग पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से रिमूव होगा। और कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं फॉरेस्ट, ठीक है। ओशंस भी कार्बन सिंक की तरह काम करते हैं। ओशंस में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं ओशंस भी कार्बन सिंक का काम करते हैं। तीसरा है अब टेक्नोलॉजी का रोल आ गया है। कैसे टेक्नोलॉजी से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर सकते हैं? तो ये है डीएसी टेक्नोलॉजी। डीएसी क्या है? डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी के बारे में ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है। और इसमें क्या होता है कि एयर में क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है तो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिमूव करते हैं और उसको स्टोर करते हैं। एयर से कैसे रिमूव करते हैं? तो एयर से लिक्विड सॉल्वेंट यूज़ करके रिमूव कर सकते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर जाए, और सॉलिड सॉर्बेंट से उसको हटा सकते हैं। एयर से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस को एलिमिनेट करने में मदद करता है। फिर इस CO2 को हम लोग कहीं पे स्टोर कर देते हैं, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी अभी नई टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी का एडवांटेज ये है कि ये CO2 को हटाने में मदद करता है, लेकिन ये काफ़ी अभी एक्सपेंसिव है क्योंकि उतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन नहीं है इस टेक्नोलॉजी का। तो जितना ज़्यादा देश इसको यूज़ करेंगे, अभी भी नॉर्डिक कंट्रीज जैसे स्वीडन जैसे देश इसको यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जितना और भी ज़्यादा देश इसको यूज़ करेंगे तो इसका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होगा और भी ज़्यादा ये सस्ता होगा। अभी तो एक्सपेंसिव है। इसमें और एक बड़ी दिक्कत है कि ये बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करता है कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से निकालने में। तो इतना ज़्यादा एनर्जी अगर यूज़ करेगा तो ये तो और दिक्कत वाली बात होगी। इसीलिए इसको एनर्जी एफिशिएंट बनाने की कोशिश की गई है। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं? डायरेक्ट एयर कैप्चर टेक्नोलॉजी को, जिससे क्या होता है CO2 को एयर से रिमूव किया जाता है। तो ये 3 स्टेप मेनली हम लोग ले सकते हैं। पहला एमिशन को कम करना, दूसरा एफॉरेस्टेशन और को बढ़ावा देना, डिफॉरेस्टेशन को बैन करना, और तीसरा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, ठीक है। अब इंडिया का गोल क्या है? हम लोगों ने भी ग्लासगो में जो COP26 हुआ उसमें बहुत सारे कमिटमेंट किए हमारे PM ने, और हम लोगों ने ये कमिट किया कि हम लोग नेट ज़ीरो हो जाएंगे 2070 तक। तो 2070 तक हम लोग जितना ऐड करेंगे इन्वायरमेंट में उतना ही रिमूव करेंगे। अब आप पूछोगे कि हम लोग टोटल जीरो क्यों नहीं हो जा रहे, ग्रॉस जीरो क्यों नहीं हो जा रहे? क्योंकि ग्रॉस जीरो का मतलब क्या है कि पूरी तरह से बंद कर दे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैस का एमिशन। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? तो ये पॉसिबल ही नहीं है। हम लोगों को एमिट करना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोग डेवलपिंग कंट्री हैं। हम लोग टोटली नॉन रिन्यूएबल एनर्जी पे शिफ्ट भी नहीं हो सकते, उसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं। तो आइडियली तो यही होना चाहिए कि हम लोग एमिशन करना ग्रीन हाउस गैसेस का बंद कर दें, लेकिन वो हो नहीं पाएगा। और इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, इसलिए और ज़्यादा चैलेंजेस हो जाते हैं। और इसी को अचीव करने में, ये जो नेट ज़ीरो 2070 तक अचीव करने में हम लोगों का खर्चा आएगा $10 ट्रिलियन के करीब। $10 ट्रिलियन के करीब खर्चा आएगा। तो इतना ज़्यादा बजट हम लोग को कौन देगा? पैसा कौन देगा? इतना ज़्यादा पैसा तो है नहीं हमारे पास। तो इसमें डेवलप्ड कंट्रीज़ का रोल आ जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करने का काम है ये डेवलप्ड कंट्री ही करती है। आप ये चार्ट देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप इसको एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हो कि इंडिया जो है वो 4th लार्जेस्ट एमिटर है। सबसे बड़ा एमिटर है चाइना, सबसे ज़्यादा वो इन्वायरमेंट में CO2 एमिट करता है। उसके बाद है US, उसके बाद है EU मतलब यूरोपियन यूनियन, उसमें बहुत सारे देश हैं, और चौथा है इंडिया। तो अगर EU को हटा भी दें, ठीक है, तो इंडिया तीसरे नंबर पे है। चाइना और US हमसे ज़्यादा एमिट करता है। और
पर कैपिटा एमिशन आप देखो इंडिया का सबसे कम है। मतलब पर कैपिटा एमिशन का मतलब कि जितना एमिशन हो रहा है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड कर दे, तो इंडिया का एक आदमी यूएस के एक आदमी से बहुत कम एमिट करता है, बहुत कम इन्वायरमेंट को गंदा करता है। तो ये डेवलप्ड कंट्री को सोचना चाहिए कि उनकी लाइफस्टाइल है, एक आदमी 20-20 कार रखे हुए हैं, एक आदमी इतना ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वहाँ पे ग्लासगो में COP26 में ये भी बोला कि हम लोगों को अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। हम लोग कंज्यूमरिस्ट माइंडसेट में पहुँच गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करो। तो यहाँ पे गांधीयन फिलॉसफी की भी बात हम लोग कर सकते हैं कि गांधी जी ने ये बोल के गए थे, गांधी जी, कि देयर इज़ इनफ फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट को गंदा करती है। हम लोग का पर कैपिटा एमिशन देखें तो 1.9 है, चाइना का 8.1 है, हम लोगों से करीब 4 गुना ज़्यादा, और यूएस का तो 7 गुना ज़्यादा है। तो हम लोग एमिट तो करते हैं, लेकिन जितना पॉपुलेशन है बहुत ही हम लोग कम इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं, और हमारे तो कल्चर में ही है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो ये डेवलप्ड कंट्री को सोचना चाहिए कि हम लोग कैसे अपने एमिशन को कट करें, यूएस जैसे देश, चाइना जैसे देश और वेस्टर्न कंट्रीज़, और डेवलपिंग कंट्री को कैसे हम लोग हेल्प करें कि वो अपने एमिशन को कट कर सके। तो इतने ज़्यादा फंड की ज़रूरत होगी, 10 ट्रिलियन US डॉलर की, हम लोगों को अगर नेट ज़ीरो अचीव करना है तो, क्योंकि हम लोगों को नॉन रिन्यूएबल एनर्जी में शिफ्ट होना होगा, और ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे, तो इस सब के लिए बहुत ज़्यादा खर्चा आएगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या कमिटमेंट किया कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का 45% रिड्यूस कर देंगे अपना एमिशन, जो भी हम लोग करते थे उसका 45% कम कर देंगे 2030 तक। ठीक है, तो सीधा आप देख लीजिए अप्रॉक्स 50% रिडक्शन है, जितना करते थे उससे 50% कम कर देंगे। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है। दूसरा कि हम लोग अपने नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी हैं, नॉन फॉसिल फ्यूल जैसे सोलर एनर्जी, उसको हम लोग बढ़ाएंगे 2030 तक 500 गीगावाट कर देंगे। तो सोलर, विंड, ये सब को हम लोग और ज़्यादा बढ़ाएंगे इसकी कैपेसिटी को। तो अभी कितना है, 157 गीगावाट है, 2022 तक कितना टारगेट है, 175 गीगावाट का। ये सब ऑफिशियल डेटा है, पावर मिनिस्ट्री की साइट पे आप जाके देख सकते हो। अब नेक्स्ट आते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या है, क्योंकि ये सब हम लोग इतना कर क्यों रहे हैं, इतना नेट जीरो को अचीव करना क्यों चाह रहे हैं, क्योंकि दुनिया गर्म होती जा रही है, हमारी जो धरती है वो गर्म होती जा रही है। वो आप इस ग्राफ में देखो कि जो 2011 से 2020 का टेम्परेचर है एवरेज पूरे दुनिया का, ये पूरे दुनिया का टेम्परेचर है पिछले 10 सालों का। बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है दुनिया। अगर हम कंपेयर करें तो 1950 और 80 के बीच दुनिया कितनी गर्म थी, और पिछले 10 साल में दुनिया का एवरेज टेम्परेचर क्या था। तो ये कहीं कहीं 3 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं 2 डिग्री सेल्सियस धरती गर्म हो गई है। तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इसलिए हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, फ्लैश फ्लड्स देखने को मिल रहा है, फॉरेस्ट फायर देखने के लिए मिल रहा है, कोस्टल इनंडेशन देखने को मिल रहा है। तो ये सब जो लो लाइंग एरियाज़ हैं, मालदीव्स तो पूरा डूब जाएगा अगर और ज़्यादा टेम्परेचर राइज किया। तो ये सब रियलिस्टिक है। क्लाइमेट चेंज बहुत लोग बोलते हैं कि होक्स है, लेकिन क्लाइमेट चेंज का आपको असर ज़रूर देखने के लिए मिलता है। यूरोप में हीट वेव्स आता है, एक्सट्रीम स्नोइंग होता है बहुत सारे देशों में। ठीक है, तो ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का मानना है कि पिछले 20 से 22 साल में दुनिया बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है, और हम लोग टेम्परेचर जो पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले था टेम्परेचर, उससे 1 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा गर्म है, और 1 डिग्री सेल्सियस बहुत ज़्यादा होता है अगर आप क्लाइमेट में सोचो तो। ठीक है, तो इसी को हम लोगों को रोकना है, इसी राइज को हम लोगों को टैकल करना है। अगर हम नहीं जागे तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस गर्म हो जाएगा हम लोगों का प्लैनेट, और हमारे बहुत सारे स्पेसीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, एनिमल के भी, प्लांट के भी, जो हमारे सर्वाइवल में हमारी आज तक मदद करते आए हैं। ठीक है, तो इसी को चेक करने के लिए हम लोगों को नेट ज़ीरो अचीव करना है, और ग्लोब को, प्लैनेट को वार्म होने से बचाना है। ठीक है, तो यही था इस वीडियो का कॉन्टेक्स्ट। इस वीडियो का फोकस था नेट ज़ीरो, और नेट ज़ीरो का क्या रोल है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में। तो होप करता हूँ इस वीडियो का सारा डेटा आपको याद रहेगा, और क्लाइमेट चेंज आने वाले समय की सबसे बड़ी समस्या होने वाली है। ठीक है, तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा डेटा ये दिखाता है कि 90% लोग जो वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, क्योंकि इससे मुझे और वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग। जय हिंद।